तो आज के दिन सिरसा जिला में एक जगह एक पार्टी में और एक नॉर्मल बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के घर में पैदा होके यदि कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने में मैंने अपनी जिंदगी जो है सब तो कहते हैं ना जब वो कहते हैं ना इनकी चाहे चाचा हो चाहे भतीजा हो, जब आपस में अंदर की बात जो घालमेल जिनको कहते हैं आपस में मिलके चुनाव में ये सब लोग एक होते हैं और उसी की देन रणजीत सिंह का रानिया से जीतना है। ये आम जन को पता है कि इनेलो का पूरा वोट उस टाइम खुलेआम इनेलो के कैंडिडेट को ना पढ़ के रणजीत सिंह वो चौधरी का जहाँ तक सवाल है वो तो ऐसा है अभी चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा नाम था, उनके घर जामने से तो उनको अपने आप को चौधरी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो चौधरी की डेफिनेशन मैंने मेरे राजनीतिक लाइफ में पढ़ी है, मैं तो चौधरी उसको मानता हूँ जो किसी गरीब दीन दुखी का नशा जो है वो क्लियरली रणजीत सिंह जी के जीतने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद चिट्टा जो नशा है, पहले लेलो के टाइम में नशा अलग ढंग का नशा तो सिरसा में हो सकता है, लेकिन चिट्टा पे आप जाते हो कहीं पूछना कि उस टाइम रणजीत सिंह का जीतने का मतलब सारे परिवार की इनकी आपस में सेटिंग थी, इन्होंने मिलके सारों ने सौदेबाजी करके जो है वो जनता का मैंडेट नहीं था, वो इनकी सेटिंग की वजह से जो है विधानसभा का मुंह देख पाए थे। अब दादा कांग्रेस के में वोटर थे और मैं एक ऐसे नॉर्मल से घर में पैदा हुआ हूँ, आम नागरिक जो 5-7 किलों के जमींदार के घर पैदा होके, और मैंने मेरी अपनी पढ़ाई जो है गांव जोधपुरिया में रह के वहीं से मैट्रिक करके मैं बाहर निकला। राजनीतिक गुरु किसको मानते हो राजनीति में आप? उन हमारे खासकर बागड़ी बेल्ट के गांव में जमींदार घरों में तो शायद ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेने के लिए भी अंदर जाके चर्चा करनी पड़ती थी, बाहर किसी आदमी को ओम प्रकाश चौटाला के नाम की चर्चा करने में भी डर लगता था। ऐसा टेरर का की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। वही कहानी जेजेपी और बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी तो कह रही है कि जेजेपी की वजह से लोगों में नाराजगी है, जेजेपी को यूं लग रहा है कि बीजेपी की वजह से बदनामी है, उस टाइम अपोजिट रह के। और मेरी साइड में अपडेट हूँ तो उन दिनों में हमारे नज़दीक के बागड़ी बेल्ट के 15-20 गाँव में अकेला मैं उस टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ चौधरी अभय सिंह 1 लाख वोटों से जीते, उस टाइम भी मेरे गांव में एजेंट बन के 140 वोट मैंने डाले थे। उस टाइम कांग्रेस का कोई कहीं झंडा इन्होंने नहीं लगना दिया और हर जगह से प्रेरित किसने किया? सबसे रानिया सब डिवीजन का 52-53 गाँव का बहुत बड़ा मुद्दा था और सरेआम मंत्री महोदय ने वहां पब्लिक में पढ़े लिखे आदमियों में, मैं कहूँ एक खेत में मजदूर में झूठ बोल दे तो जचता है, जो वकील वर्ग है उनका एक धरना चल रहा था। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रानिया विधानसभा के अंदर। रानिया विधानसभा एक अलग ही विधानसभा और एक चर्चित विधानसभा है जो रहती है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पर मौके पर है जो मौजूदा विधायक है, और कांग्रेस के तो जो दिग्गज है एक युवाओं में अपनी अलग से पहचान बनाने वाले संघर्ष के साथी रहे हैं सुभाष जोधपुरिया जी आज मेरे साथ बातचीत करेंगे। किस तरह की इनकी राजनीति रही, राजनीति में क्यों आए, और रानिया विधानसभा चुनाव को लेकर है जो अब की बार टिकट भी है जो कांग्रेस पार्टी की दावेदारी रख रहे हैं। जोधपुरिया से बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का इनका क्या कारण है, इनको अगर टिकट मिलती है इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह लहर है, यानी इनका एक काफ़ी तौर पर जो फेमस जो नारा हो रहा है कांग्रेस आ रही है, हुड्डा आ रहा है, इस तरह के नारों को लेकर है जो जोधपुरिया जी हमेशा चर्चा में हैं, जो रहते हैं सोशल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर भी है, जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं सुभाष जोधपुरिया। जोधपुरिया जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी, आपके चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों का मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आज हमारी विधानसभा के लिए आपने समय निकाला। जी सुभाष जी, एक सवालों पे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सुभाष जोधपुरिया जी का क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से हैं, क्या उनकी स्थिति रही है, कब से हैं जो राजनीति के अंदर है जो जोधपुरिया जी ने जो कदम रखा? ऐसा है दीपक जी, मैं शुरू से मैं पेरेंटल कांग्रेसी हूँ, बाप दादा कांग्रेस के में वोटर थे और मैं एक ऐसे नॉर्मल से घर में पैदा हुआ हूँ, आम नागरिक जो 5-7 किलों के जमींदार के घर पैदा होके, और मैंने मेरी अपनी पढ़ाई जो है गांव जोधपुरिया में रह के वहीं से मैट्रिक करके मैं बाहर निकला। और 1987 से जब मेरी राजनीतिक चेतना, मैंने कांग्रेस चौधरी दलवीर सिंह के नेतृत्व में शुरू में 1987 में चौधरी जगदीश जी नेहरा हमारे उस टाइम के कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में मैंने मेरा इंटरेस्ट जो है, हम उस टाइम 87 में उनके वोटर थे, मेरा परिवार सारा कांग्रेस का जन्मजात कांग्रेसी था। और जन्मजात कांग्रेसी से उठ के जब मेरा रुचि बढ़ी तो 1987 से लेके आज तक, और मुझे इस बात पे गर्व है कि शायद मैं नज़र मारूं तो आज के दिन सिरसा जिला में
एक जगह एक पार्टी में और एक नॉर्मल बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के घर में पैदा होके यदि कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने में मैंने अपनी ज़िंदगी जो है समर्पित की है, यही मेरा एक ज़िले में आज जो मान सम्मान है, जिस भी विधानसभा में मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे समय समय पे मेरी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिम्मेवारियाँ भी मेरे कंधों पे दे के देखी है, उसमें भी मैंने बखूबी निभाई है। 2004 से लेकर 9 तक मैं यूथ कांग्रेस का जिला प्रधान रहा हूँ। विपक्ष की गवर्नमेंटों में जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री का काल था, और मैं खासकर रोडी हल्का में, हमारा गांव उस टाइम आता था, जोधपुरिया गांव रोडी हल्का का हिस्सा था, तो उस समय भी मैं यूथ कांग्रेस का जिला प्रधान था। अच्छा, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, और उस टाइम रोडी में तो भले उन हमारे खासकर बागड़ी बेल्ट के गाँव में जमींदार घरों में तो शायद ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेने के लिए भी अंदर जाके चर्चा करनी पड़ती थी। बाहर किसी आदमी को ओम प्रकाश चौटाला के नाम की चर्चा करने में भी डर लगता था। ऐसा टेरर का टाइम था। आज तो आप सब साथियों की, मीडिया की, इलेक्ट्रिकल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की बहुत भूमिका है कि हर आदमी अपनी बात विचार रख सकता है। उस टाइम तो ऐसा कोई इतना खुलापन और इतनी आज़ादी नहीं थी, इतना साधन नहीं थे। उस टाइम तो मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द कानून होता था, और वो जो आदेश कर देते थे किसी भी टाइप का, तो उस बात से लोगों में एक बहुत बड़ा टेरर था। उस समय मैंने राजनीति शुरू की। जी, एक आप अपने भाषणों में भी कहते हो कि जब चौटाला सरकार हुआ करती थी उस समय मैंने पुतला फेंका, चौटाला सरकार के खिलाफ है, जो खूब नारेबाजियाँ की। क्या वही राजनीति की शुरुआत वहीं से मानी? हाँ, हवा के रुख के साथ पतंग दुनिया उड़ाती है, लेकिन हवा के रुख में ना बह के और अपने विचार को मजबूती से लागू करने का जो एक गुण जो है, और उसका ये एक उदाहरण है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत भारी बहुमत के साथ बने हुए मुख्यमंत्री, और लोकल हमारे हल्के के, खास करके रोडी हल्का से बने हुए मुख्यमंत्री के उस टाइम अपोजिट रह के, और मेरी शायद मैं अपडेट हूँ तो उन दिनों में हमारे नज़दीक के बागड़ी बेल्ट के 15-20 गाँव में अकेला मैं उस टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ, चौधरी अभय सिंह 1 लाख वोटों से जीते। उस टाइम भी मेरे गांव में एजेंट बन के 140 वोट मैंने डाले थे। उस टाइम कांग्रेस का कोई कहीं झंडा इन्होंने नहीं लगना दिया, और हर जगह से इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करके, इनके वर्करों ने मशीनों के बटन दाब के बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। वो एक तरफा 1 लाख वोटों से रोडी हल्का में बाई इलेक्शन अभय सिंह जी ने जीता था, क्योंकि उनके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम मुख्यमंत्री। आपने कोई आवाज उठाने का उस टाइम समय कोई करा? बड़ी मुखरता से उन 25, 30, 40 गाँव में एक मेरी अकेली गाड़ी के ऊपर झंडी हुआ करती थी, क्यों मेरे में नया नया जोश था। और स्टूडेंट लाइफ से मैं हमेशा से परिपक्वता से, राजनीतिक मेरी जो है संघर्ष की भूमि है, वो हमेशा से गलत बात का विरोध करने की रही थी। और इसी कारण मैं एक उनमें बागड़ी बेल्ट में जाट परिवार में जन्म के भी उनके अगेंस्ट रहने का मतलब मेरा यही था कि जो उस टाइम के समय का हालात थे, लोगों में डर था कि मैं कभी झुकने वालों में उनमें नहीं था। मैंने अपनी बात बड़ी निष्पक्षता से, बड़ी दबंगता से उस टाइम भी रखी, और आज तक मुझे परमात्मा से मैं डर के बोलता हूँ कि वो जज्बा आज तक भी बरकरार है। और इसी दम पे आज जो मेरे साथी जो है मेरे दिल से जो प्यार करते हैं, वो इसी बात से कि एक आदमी जो हमेशा से लगातार 36 साल एक पार्टी में एक जगह रह के राजनीति करी। जी, राजनीतिक गुरु किसको मानते हो राजनीति में आपका? राजनीतिक जैसे मैंने बताया कि जो जगदीश नेहरा सिरसा में, रोडी में उस टाइम प्रतिनिधित्व करते थे, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी मैं मानता था। जबकि नेहरा साहब मेरे को बहुत बढ़िया हमेशा मेरे से वो कहते थे कि नहीं, मेरा चेला नहीं कह सकता, मैं, मेरा बहुत बढ़िया साथी है जी। तो उनसे मैंने राजनीतिक सबसे ज़्यादा प्रेरित किसने किया? सबसे ज़्यादा प्रेरित मैं राजनीति में चौधरी दलवीर सिंह जी से मैं शुरुआत करी थी राजनीति, और नेहरा साहब की, उन दोनों की उन्होंने मेरे को मिलवाया था जी। तो उनसे लेके मैं राजनीतिक प्रेरणा मेरी शुरू हुई, कि उस टाइम वो मिनिस्टर थे जी। पूर्व कुमारी शैलजा के गुट के आप एक दबंग माने जाते थे सिरसा में। ऐसा है, मैंने कभी गुटबाजी में विश्वास नहीं रखा। मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। मैं मौलाना साहब अध्यक्ष थे तो भी मैं कांग्रेस में था, अशोक तंवर अध्यक्ष थे तो भी मैं कांग्रेस में था, बहन शैलजा अध्यक्ष रही तो मैंने जिला की पूरी कमान जो है, मेरा जितनी समर्था थी उससे ज़्यादा मैंने बढ़ के एक विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी सिरसा जिला की 5 हल्कों की कांग्रेस में, और जो प्रदेश का प्रोग्राम था हर हाल में, और आपको याद होगा ब्लॉक लेवल पे, चाहे वो गैस का, महंगाई का, तेल का मुद्दा हो, वो ब्लॉक लेवल पे यदि कांग्रेस ने सिरसा में किया तो उस टाइम मेरे जो कोऑर्डिनेटर के टाइम में हुआ कि हर ब्लॉक में महंगाई का विरोध जो है वो प्रैक्टिकल धरातल में 400 500 आदमियों, 300 आदमियों में जुलूस के रूप में हमने सरकार की गलत नीतियों का, महंगाई का, बढ़ती हुई महंगाई का विरोध किया।
2019 में भी आप टिकट के दावेदार थे, एन वक्त पे आपकी टिकट कटी और यहाँ पे विनीत कंबोज को टिकट थमा दी, चौधरी रणजीत सिंह की टिकट काटती। वो पार्टी हाईकमान ने देखना होता है। मेरे कांग्रेस के अंदर जो है ये निर्णय जो है हाईकमान करता है। हाईकमान ने जो फैसला लिया, हमारी जो चीज़ें थी वो हाईकमान को बताई, उसके बावजूद हाईकमान ने फैसला लिया, हमें सिर मत्थे था। और उस चुनाव के अंदर मैं जिला कोऑर्डिनेटर होने के नाते 500 सीटों का दायित्व पार्टी की तरफ से मेरे पास था, मैंने वो बखूबी से निभाया और उसमें 2 सीटें कांग्रेस की झोली में भी आई। जी स्वाति जी, क्या लगता है जिस तरह अभी बीजेपी का कार्यकाल काफ़ी लंबा हो गया है, 9 साल कार्यकाल उनका बीत चुका है, उस कार्यकाल को किस नज़र से देखते हो आप? बीजेपी का कार्यकाल ने तो 1947 अंग्रेजों का टाइम जो है वो याद करा दिया। हिस्ट्री में जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किताबों में पढ़ते थे भी इस तरह से डिक्टेटरशिप होती थी, इस तरह आंदोलन करने पे कोई आदमी अपने हक की आवाज़ उठाए उसको जेल में ठोक दिया जाता था, उनको नोटिस दे दिए जाते थे। ये चीज़ें किताबों में तो हमने पढ़ी थी जी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में लागू अभी बहुत जस्ट ही गृह मंत्री जी देश के आके गए हैं, तो आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि रानिया हल्का में, मैं जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, मुझे भी नोटिस दिया गया, कांग्रेस पार्टी के सिंगल मेरे को वहां नोटिस दिया गया कि आप आके जमानत कराओ, 50,000 का मुचलका लो ताकि हमारी रैली में शांति भंग ना हो। तो ये पहली बार इस तरह की हिस्ट्री देखी गई है। तो बीजेपी के राज को एक लठतंत्र कह सकते हैं। इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है, लोकतंत्र की हत्या की है और हर वर्ग को दबाने की, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी बहनें हो, आंगनबाड़ी की वर्करें हो, आशा वर्कर हो, इन्होंने हर वर्ग को लठतंत्र से दबाने का काम किया है और प्रजातंत्र का सरेआम कत्ल किया है। तो इसके इनके राज को तो हर आदमी एक दुखी है और तभी इनको एक अशांति की, जो वो कहते हैं ना, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को यदि दरखत मिल जाए तो उसको पुलिस दिखाई देती है। वो सेम पैटर्न बीजेपी सरकार के साथ हो रहा है। 5 आदमी यदि अपने घर की बात भी बतलाए तो इनको यूं लगता है ये सरकार की बगावत कर रहे हैं। ये इनकी मानसिक सत्र हो गया है। आज बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है और जनता का हर वर्ग इनसे दुखी है। 2019 में यहाँ से निर्दलीय विधायक बने चौधरी रणजीत सिंह और कहते थे कि मैं कभी कांडा की तरह जो बीजेपी के साथ या कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव नतीजे आए उससे पहले ही चौधरी रणजीत सिंह है जो हेलीकॉप्टर के अंदर गोपाल कांडा सुनीता दुग्गल के साथ में जो चले गए, उनको वो जो वाक्य था, नज़रिया था, वो किस नज़र से आप देखते हो स्वाति जी? ऐसा है जी, वो चौधरी का जहाँ तक सवाल है वो तो ऐसा है अभी चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा नाम था, उनके घर जामने से तो उनको अपने आप को चौधरी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो चौधरी की डेफिनेशन मैंने मेरे राजनीतिक लाइफ में पढ़ी है, मैं तो चौधरी उसको मानता हूं जो किसी गरीब दीन दुखी का भला करे या किसी का को सुविधा मुहैया कराए, अपने पहुंच के अपने ओहदे की फ़ायदा उठा के अपनी पोस्ट का किसी गरीब का, दीन दुखी का, किसान वर्ग का, कमज़ोर वर्ग का जो कोई फ़ायदा उठाए उसको चौधरी कह सकते हैं। उन्होंने अपना नाम तो वो चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उनका कहीं चौधराट के गुण उनमें है नहीं है। हर जगह उन्होंने हर आदमी को सामंती सोच रखते हैं, हर आदमी को दबा के रखने की सोच रखते हैं और हर आदमी को डरा के पुलिस की राजनीति। कल परसों आपने अभय सिंह जी को सुना होगा, खुला वो कह रहे थे रानिया हल्का में सीधी सीधी जो समस्या है वो नशे की बहुत बड़ी समस्या है और नशा जो है वो क्लियरली रणजीत सिंह जी के जीतने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद चिट्टा जो नशा है, पहले इनेलो के टाइम में नशा अलग ढंग का नशा तो सिरसा में हो सकता है, लेकिन चिट्टा कभी नहीं था। चिट्टा 10 साल कांग्रेस का राज को लेकर है जो चौधरी साहब के भतीजे अभय चौटाला ने भी उन पे आरोप भी लगाए थे चिट्टे को लेकर। आपने सुना होगा बयानबाजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय चौटाला ने एक उनके निजी व्यक्ति का नाम लिया था, सुचा सिंह का भी। ऐसा है, वो जब इस तरह की वो हालात होते हैं, वो कहते हैं ना, जब वो कहते हैं ना इनकी चाहे चाचा हो चाहे भतीजा हो, जब आपस में अंदर की बात जो घालमेल जिनको कहते हैं, आपस में मिलके चुनाव में ये सब लोग एक होते हैं और उसी की देन रणजीत सिंह का रानिया से जीतना है। ये आम जन को पता है कि इनेलो का पूरा वोट उस टाइम खुलेआम इनेलो के कैंडिडेट को ना पढ़ के रणजीत सिंह को पढ़ा था। उस वजह से ही रणजीत सिंह नहीं, बकौले रणजीत सिंह जब से चौधरी देवीलाल से अलग हुआ है कभी भी ये विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। अशोक वर्मा वहाँ के आईएनएलडी के प्रत्याशी, वो भी आरोप लगा के पार्टी छोड़ के गई है। अशोक वर्मा को तो बलि का बकरा बनाया गया था। एज अशोक वर्मा अपने आप में बहुत एक सुलझा हुआ आदमी था, कैंडिडेट उन्होंने इनेलो का बन के, और उसके बाद भी रणजीत सिंह को उनका वोट डाइवर्ट हो गया। उस बात से खिन्न होकर उन्होंने कहीं
उनके मन में कोई निराशा आई होगी, लेकिन ये सच्चाई है। लोग धरातल पे आप जाते हो कहीं पूछना कि उस टाइम रणजीत सिंह का जीतने का मतलब सारे परिवार की इनकी आपस में सेटिंग थी, इन्होंने मिल के सारों ने सौदेबाजी करके जो है वो जनता का मैंडेट नहीं था, वो इनकी सेटिंग की वजह से जो है विधानसभा का मुंह देख पाए थे। स्वाद जी, अभी रानिया विधानसभा के अंदर आप दिन दिन है जो जा रहे हो, पीछे दीपेंद्र हुड्डा का एक आपने बड़ी जनसभा नहीं है, एक बहुत बड़ी रैली भी करवाई, तो किस तरह नज़रिया लोगों का देखते हो? कांग्रेस पार्टी किस तरह वहाँ पे है जो अपना प्रचार प्रसार वहाँ पे मजबूत है जो रानिया विधानसभा में हो रही है? अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं हमेशा पिछले जिस तरह मैंने बताया अभी 35-36 सालों से मैं जो फील्ड में हूँ, मैंने पार्टी से ऊपर उठ के भी सामाजिक कार्यों में दुख सुख में हर गांव में, चाहे वो रोड़ी था चाहे अब रानिया है, हमेशा से मेरा, और बल्कि मैं अकेले रानिया नहीं, पांचों हलकों में, चाहे वो डब्बाड़ी हो चाहे काड़ावाड़ी हो चाहे वो एलनाबाद हो, पांचों हलकों में मुझे पार्टी ने जिले लेवल की जिम्मेवारियां भी समय समय पर दे के रखी है, तो मैंने पांचों हलकों में बराबर दुख सुख में आना जाना रखा है। और उसी का जो रैली थी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का पहली बार रानिया में, और रानिया में कांग्रेस की स्थिति पीछे जो इतिहास पिछले चुनाव के बाद जो हालात हो गई थी वो सात जारी कांग्रेस वहाँ बन गई थी। तो मैंने एक सपना देखा कि मैं जब जिले के पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, तो रानिया की कांग्रेस को 7,000 से 17,000 की कांग्रेस बनाने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ के अंदर ही अंदर पिछले 2-3 सालों में हर गाँव में हर पुराने कार्यकर्ता को, हर मतलब अच्छे आदमी को जोड़ने का काम किया। और उसी का प्यार जो था उस दिन भाई दीपेंद्र जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद थे वो रानिया में आए थे, तो आने के बाद जब उन्होंने रखी तो कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन वहाँ रैली का रूप जब लिया तो उनको वाकई लगा कि हर एक सामाजिक आदमी को उठाने से और उसकी पीठ पे राजनीतिक ताकत देने के बाद आमजन में जो है वो बढ़िया मैसेज हुआ। वो रैली करना, एक आपका नारा भी खास तौर पर फेमस हो रहा है, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, ये क्या सोच समझ के आपने जो नारा दिया सर, क्या इसकी स्ट्रेटजी मानी? वो मैंने मेरे 35-36 साल के जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के तहत लोगों की नब्ज, क्योंकि मैं डॉक्टरी पेशे से जुड़ा रहा हूँ, मैंने डॉक्टरी भी करी है, तो मैं राजनीति में भी बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस होने के बाद राजनीतिक नब्ज भी देखने का तरीका आ गया। जिस तरह चोर देवीलाल का इतिहास था, भी गांव में जाके वो 4 खेत में जाने वाली औरतें अपनी हताई कर दी जाती थी, उनसे पूछ लेते थे, खेत में काम करने वाले मजदूर से वो पूछ लेते थे भी इस बार यहाँ राजनीति क्या हालात होगी। उसी प्रैक्टिकल ग्राउंड की राजनीति को देखते हुए मैंने ये आभास किया कि अब सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट से, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, अमीर गरीब की खाई भी इस बात को हर एक मानती है। चाहे व्यापारी है, मैं मंडी में आर्थ का मेरा बिजनेस है, तो मैं देखता हूँ सारे व्यापारी भाई भी तंग है। तो हर चीज़ को नब्ज में देखने मेरे दिल ने एक आवाज़ आई कि आ रही है कांग्रेस, और उसी बात को लेकर रानिया हल्का में मैंने जो बाल राइटिंग कराई है, दीवारों पे जो मेरे कांग्रेस का प्रचार के लिए हमने हमारी दीवारें जो लिखाई है, उनमें ये नारा दिया भी आ रही है कांग्रेस। और उस नारा वो इतना फेमस हुआ कि हमारे बहुत डिस्ट्रिक्टों में वो आज उस सोशल मीडिया के जरिए वो चीज़ बढ़ी है, और हमारे नेतृत्व ने भी एडमिट किया है कि ये बहुत बढ़िया परख की बात है। वो लोगों की नब्ज देख के डॉक्टरी की हुई है, उसका एक्सपीरियंस उठा के पॉलिटिकल डॉक्टरी का एक शब्द निचोड़ था कि आ रही है कांग्रेस। जी स्वाद जी, किस तरह देखते हो, जिस तरह रानिया के गाँव में जा रहे हो, सारे एरिया के अंदर आप घूम रहे हो, तो क्या बड़ी समस्या रानिया विधानसभा की क्या आपको लग रही है? आपको टिकट मिलती है, आप यहाँ से चुने जाते हो, तो क्या आपको बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है काम को लेकर? ऐसा है, इतने लंबे समय के राजनीतिक सफर में जो मैंने देखा है कि रानिया में पिछले जब से रानिया हल्का बना है, उसकी मैं बात करूं तो उसके बाद रानिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले रानिया ने जो विधायक बनाए उनकी कार्यशैली भी ऐसी रही कि वो अपने लेवल पे विधायक बन के स्वयं उन्होंने अपनी विधानसभा में हाजिरी लगा के सैलरी लेने के अलावा धरातल पे उनको कोई नीचे वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। और अब अपने आप को स्वयंभू चौधरी एडमिट करने वाले आदमी ने बहुत सबजबाग दिखाए, और उनको बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे, इससे बड़ा सम्मान बीजेपी नहीं दे सकती भी एक आज़ाद आदमी को 2-2 महकमे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के बाद भी रानिया के लोगों की स्थिति है वो उससे भी दयनीय होगी। आज बिजली जिनके पास महकमा है उसकी बात करें तो रानिया में बहुत बुरी स्थिति है। आप रानिया शहर की बात लो, रानिया गांव की बात लो, आज तूफान आए कितने दिन हो गए, 20-25 दिन के बावजूद भी अभी तक गांव की लाइनें सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। रानिया सब डिवीजन का 52-53 गाँव का बहुत बड़ा मुद्दा था, और सरेआम मंत्री महोदय ने वहाँ पब्लिक में, पढ़े लिखे आदमियों में, मैं कहूँ एक खेत में मजदूर में झूठ बोल दे तो जचता है, जो वकील वर्ग है उनका एक धरना चल रहा था, शायद आपने उस टाइम कवर किया होगा। एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे भी वहाँ धरने में उन्होंने बुलाया, मैं गया,
और जबकि वो राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन मैंने प्रेस के साथियों के सामने, रानिया प्रेस के सामने ये मुद्दा उठाया कि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से ये जरूर पूछना चाहूँगा भी या तो उनकी चलती नहीं है या उनकी रानिया के प्रति नीयत साफ नहीं है। एक कारण जरूर है, मंत्री जवाब दे। और यदि उनकी नीयत साफ नहीं है फिर तो देखो सब चीज़ें हैं, फिर तो उन्होंने कुछ कराना ही नहीं है। और यदि उनकी नीयत साफ है तो फिर वो सब डिवीजन, जब पहले 8 सब डिवीजन हुए, 4 सब डिवीजन हुए, फिर 8 दोबारा लिस्ट आई, किसी में रानिया का नाम नहीं है, जबकि रानिया सब डिवीजन का एज पर पेपर वर्क मुख्यमंत्री ने भी कहा था, वहां उन्होंने आश्वासन दिया एक मिनिस्टर लेवल का, जो संविधान की शपथ लेके और एक आदमी पब्लिक में वकील साथियों के साथ और प्रेस के सामने ये वायदा करे कि सबसे पहले टेबल टॉक करके मैं मुख्यमंत्री जी से ये रानिया सब डिवीजन अलाउंस कराने का वायदा करके वो धरना इन्होंने समाप्त कराया था। बड़ी अच्छी बात थी भी रानिया के लिए कुछ करते। लेकिन जब हमारे माननीय एक बहुत ही संघर्षशील विधायक ने क्वेश्चन लगाया, शिषपाल केरवाला जी ने विधानसभा में, तो सरकार का जवाब सुन के मुझे और मेरे सारे रानिया हल्का के वोटरों को, इतनी सूझवान वोटरों को निराशा हुई कि विधानसभा से रिटर्न जवाब मिला कि रानिया सब डिवीजन हमारे एजेंडे में नहीं है, हमारे पास कोई रिटर्न डिमांड भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ना कोई वहाँ के नुमाइंदे ने हमारे से डिमांड करी, ना कोई सिरसा के जिला प्रशासन ने मांग रखी। इतनी कोरी झूठ पब्लिक में कैसे ये लोग बोल देते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। ये बहुत बड़ा धोखा एक पब्लिक के साथ है। और बड़ी उम्मीद थी कि इतने बड़े कद के आदमी को इतना बड़ा पावरफुल महकमा मिलने के बाद भी रानिया, आप जाओ पंजवाड़ा से आप खारिया जाके देखो, इस रोड पे आप चल नहीं पाओगे, इतनी गंदी अवस्था में सड़क जो है वो बनी हुई है। और जिसमें सारा दिन मंत्री का परिवार 3-3 चक्कर, आज के अपनी रैली के बाद सारा परिवार इस सड़क के ऊपर 3-3 बार, कभी बेटा, कभी पोता, कभी मंत्री जी के घर से 3-3 बार निकलते हैं। उस रोड का आप एक बार इधर से जाके देखना, कभी आप खारिया से सिरसा जाके देखना उस रोड का क्या हाल है। विकास अपने आप ही आपको सामने, मंत्री के हल्के की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिस तरह आपको कांग्रेस पार्टी टिकट भी देती है, यानी कांग्रेस की जो गुटबाजी हैं, शैलजा गुट अलग है, रणदीप अलग है, कैप्टन अजय यादव का अलग है, हुड्डा का अलग है, यानी 5-6 गुटों में कांग्रेस जो बटी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा स्वाद जी? देखो, ये सब आप लोगों की, मीडिया की, दूसरे विपक्षी लोगों की एक धारणा बनाई हुई है। कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है। सारे नेता सिरसा समय समय पे आते रहे हैं। शैलजा जी का यहाँ पारिवारिक लगाव रहा है, हर दुख सुख में वो भी समय समय पे यहाँ आते रहते हैं। बाकी सब, हुड्डा साहब का भी वो बिल्कुल विपक्ष के नेता भाई दीपेंद्र जी, मेरे ख्याल पिछले आप देखोगे 6-7 महीने का इतिहास, तो महीने में 3-3, 4-4 विजिट दीपेंद्र जी के यहाँ होते रहे हैं। रणदीप जी भी बीच बीच में आते रहते हैं। ऐसी कोई नहीं है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ की कांग्रेस हमेशा जो है मजबूत है, इकट्ठी होकर चुनाव लड़ती है। और पिछली बार हमें 2 सीट आई थी, जबकि पूरे मीडिया ने 70 पार का नारा जो है, 75 पार का नारा जो है वो, और बीजेपी सरकार का दुरुपयोग करके, लेकिन वो 40 तक ही पहुंच पाई थी। नहीं तो पिछली बारी भी हम बहुत 10 सीटें हमारी ऐसी है, बहुत नज़दीक मार्जिन से रहेगी, जो ये एक मीडिया द्वारा, एक टेलीविज़न द्वारा ये नैरेटिव बना दिया गया कि 75 पार जो है सरकार रिपीट हो रही है। और सरकार का जो दल बल का जो मिसयूज करके जो है, उस गुमराह करके लोगों को जो है, लोग बीजेपी को नहीं चाहते थे, लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे। और सिरसा जिला में भी आप देखो कि 2 सीटें हमारी, 2 विधायक हमारे विधानसभा ने दिए। और आने वाले चुनाव में अब जब लोगों की नब्ज टंटोलते हैं, तो आपको ये कोई अचंभा नहीं होगा कि सिरसा की 5 सीट कांग्रेस की जोड़े में आने जा रही है। हरियाणा में अभी हरियाणा के अंदर अभय चौटाला की इलाहाबाद की जो विधायक है, जिस तरह अभी बात कर रहे हो आप, वो हरियाणा की परिवर्तन पद यात्रा है जो निकाल रहे हैं, परिवर्तन करने चले हैं। वो ऐसा है कि हर पॉलिटिकल आदमी को उसकी खेती है। अब वो सीएम फैमिली में जन्मे हैं। सिरसा के अलावा हरियाणा की बात करें तो जब राहुल जी ने पूरे भारत की यात्रा कर दी, ये सारा जो यात्रा का कंसेप्ट जो है, ये हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा करके इन नेताओं को मजबूर कर दिया कि ये घर एसी में बैठ नहीं पाते। नहीं, आज तक पहले इन्होंने यात्रा नहीं करी। ये फिर घर, अब चुनाव का ईयर है, तो इसमें कुछ न कुछ तो हर पार्टी को अपनी बात रखने का, पब्लिक में लेके जाने का एक प्रोग्रामिंग है। उसके तहत ये परिवर्तन यात्रा, और वो हर दल को अपने अपने ढंग से करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। उसके तहत अभय सिंह जी भी कर रहे हैं। जी, बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, कितने के दिनों तक अब चलने वाला है? क्योंकि जो अटकलें हैं जो अभी मीडिया के अंदर चल रही है, इसको क्या ये सही है सर? ये ऐसा है, ये आम पब्लिक में जेजेपी जो है, जेजेपी के प्रति लोगों की सोच जो है,
बीजेपी की प्रति है। जब वो कहे ना गादड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, वही कहानी जेजेपी और बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी तो कह रही है कि जेजेपी की वजह से लोगों में नाराजगी है, जेजेपी को यूं लग रहा है कि बीजेपी की वजह से बदनामी है। अब इनमें जब टूटना होता है, जब बहाना कोई ना कोई बना के एक दूसरे पे दोष मंड के, क्योंकि इनका ये दिल से नहीं था, ये लोगों के साथ ठगबंधन था। लोगों ने बीजेपी के एंटी वोट जेजेपी को दिए थे। आप इतिहास देखो, बीजेपी को हराने के लिए जेजेपी को वोट दिए थे। जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने की पोजीशन में था उसको हराने के लिए वोट दिए थे। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने बीजेपी के साथ उनकी जोड़ी में बैठ के, उनकी जेब में डल के जेजेपी ने किया। उससे उनको राजनीतिक नुकसान जो आज हो रहा है, और ये लंबे समय में गठबंधन चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये दिल से रिश्ता नहीं है, ये मतलब का और मलाई खाने का, राजसत्ता सुख भोगने का गठबंधन है। तो ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन चल पाएगा। जी, किसान भी लगातार अभी आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। पीछे भी बहुत बड़ा एक आंदोलन चला, अभी तक जो एमएसपी थी वो यूं की यूं है, जब मिल पा नहीं पा रही है। असल में ये बात सुन के आपकी मुझे चोर देवलाल की याद आती है। जब हम राजनीतिक शुरुआत में थे तब चोर देवलाल का पीक पॉलिटिकल पूरे देश में एक समय था। तो उस टाइम वो कहा करते थे भी, किसी को हमारे उस टाइम सिरसा की ग्राउंड ये थी कि यहाँ देवीलाल के साथ और देवीलाल के खिलाफ, दो ही तरह का वोट सिरसा में हमेशा रहा है, या तो चोर देवलाल के साथ रहा है या उनके खिलाफ रहा है। तो हम खिलाफ वाली विचारधारा में कांग्रेस में थे। तो उस टाइम चोर देवलाल स्टेजों से ये बात क्या करते थे कि हमारे से यदि कोई नाराजगी है, हमें वोट नहीं देना तो कम से कम इन कच्चेदारियों को ना देना। वो कच्चेदारी उस टाइम आरएसएस था, बीजेपी को ही वो कहते थे सीधे रूप में। उस टाइम बीजेपी नहीं थी, आरएसएस था। तो आरएसएस जो है हैवी था, तो आरएसएस की विचारधारा को कच्चादारी कहते थे। तो अब उन बात की वो चीज़ याद आ रही है भी, कच्चेदारियों को वोट देने से किसान और कमेरे वर्ग की और मजदूर वर्ग की जो बदहाली होने का आभास उनको था, वो चीज़ें वो दर्शाते थे भी हमसे कोई नाराजगी है तो कांग्रेस को वोट दे देना, पर ये कच्चेदारियों को मत देना। और वो गलती जब जनता से हुई, मोदी लहर में जब बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, तो वो आज उनके परिणाम उस टाइम की कही हुई बुजुर्गों की बात कि आज पिछले 10 सालों के राज में भुगतना पड़ रहा है हमें उस राज को, कि आज किसान मजदूर बुरी तरह से त्राई से मरा हुआ है। आज हर बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। नोटबंदी, बहुत से अनेकों कारण है जो संघ की विचारधारा लागू करने में के इसने देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो स्वाजी, क्या लगता है कांग्रेस की अब नैया है जो पार होगी? 2024 को जो इलेक्शन होगा, इसमें कांग्रेस कितनी की मजबूती से जो सरकार आपको लगता है बना पाएगी? मुझे तो लगता है कांग्रेस का अपना जो रिकॉर्ड है पीछे का, मैं लेटेस्ट 2005 की बात करूं तो कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे तो 67 सीटों का कांग्रेस का अपना रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कांग्रेस वो अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी इस बार, उससे भी ज़्यादा कहीं जो है सीटों के बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलो, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। चलो, ये तो मेरे साथ में कांग्रेस के नेता सुभाष जोधपुरिया जी, जो रानिया विधानसभा से लगातार है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, जो दिन रात है जो तैयारी कर रहे हैं। इनको कांग्रेस की टिकट मिलती है तो किस तरह अपने इलाके का काम करवा पाएगा, और इनके संघर्ष की कहानी आपने सुनी, आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।